तो लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था वो था राइट टू कंपेल एनी एक्ट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 61. Section 61 provides that the beneficiary has a right that his trustee shall be compelled to perform any particular act of his duty as such and restrained from committing any contemplated or probable breach of trust. तो कह रहा है सेक्शन 61 पे प्रोवाइड किया गया है कि पावर है, एक तरह से राइट है किसके पास, बेनिफिशियरी के पास. तो बेनिफिशियरी के पास क्या राइट है कि वो कभी भी कोई भी जो ट्रस्टी है उसको कंपेल कर सकता है कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे या फिर पर्टिकुलरली कोई एक्ट करे जिससे वो ड्यूटी फुलफिल हो जाए, ठीक है ना, या फिर उसको रिस्ट्रेन कर सकता है कि वो अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है उसको कमिट करने से, ठीक है ना. अब यहाँ पे जो एक इसका एक इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं. इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, A is a trustee of certain land with the power to sell the same and pay the proceeds to B and C equally. A is about to make an improvident sale of land. B may sue on behalf of himself and C for the injunction to restrain A for making the sale. A जो है ट्रस्टी है जो B और C को बेनिफिशियरी है, ठीक है ना. तो यहां कहना चाह रहा है कि A एक सर्टेन लैंड का ट्रस्टी है और B और C बेनिफिशियरीज हैं. A जो है इलीगली या फ्रॉडुलेंटली उस लैंड को सेल कर रहा है. B जो है कोर्ट में अप्लाई करके सूट फाइल करके जो है यहाँ पे रिस्ट्रेन कर सकता है इसको A को और इसके अगेंस्ट में इंजंक्शन ले सकता है, स्टे ले सकता है. सीपीसी में लोग पढ़े थे इंजंक्शन के बारे में. ऑब्वियसली आप लोग को लोग याद होगा प्राइमरी इंजंक्शन परमानेंटली होता है और टेम्परेरी होता है, ठीक है ना. तो वो इंजंक्शन लोग ले सकते हैं कोर्ट से. ये ऑलरेडी एक इलस्ट्रेशन आपका हो गया. चाहे तो उसमें लिख सकते हैं जो इलस्ट्रेशन बी है आपका सेक्शन 61 का, उसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में एज अ एग्जांपल ऑफ सेक्शन 61. अगला पॉइंट जो अगला राइट है, राइट इन केस ऑफ wrongful purchase by trustee. ये क्या कह रहा है, सेक्शन 62 में कह रहा है राइट इन केस ऑफ wrongful purchase by the trustee. अगर कुछ wrongfully परचेज किया गया है जो मैलाफाइड इंटेंशन से है, बुरी नजरिए से लिया गया है, ऐसी संपत्ति को वो जो है रोक सकता है. कौन, बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है उसके पास ये अधिकार है किसी प्रकार की wrongful परचेज जो ट्रस्टी के द्वारा की गई है उसको जो है वो रोक सकता है. सेक्शन 62 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ ट्रस्टी हैज wrongfully bought trust property, the beneficiary has a right to have the property declared subject to the trust or retransferred by the trustee if it remains in his hand unsold or if it has been bought from him by any person with notice of the trust or by such person. ठीक है, कहने की चीज ये है कि सेक्शन 62 में प्रोवाइड किया गया है कि जब भी ट्रस्टी जो है कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी या कोई दुकान या कोई ऐसी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को लेता है जो रॉन्गफुली उसके द्वारा पजेस की जा रही है, ठीक है ना, विधिक तौर पे वो नहीं रख सकता उस चीज को. तो फिर वो क्या करेगा कि जो बेनिफिशियरी है उसके पास राइट है कि वो अप्लाई करे कोर्ट में और ऐसी चीज को वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा दे या उस ट्रस्टी से रीट्रांसफर करा दे, उस ट्रस्टी से रीट्रांसफर करा दे. और क्योंकि इफ इट रिमेन्स इन हिज हैंड अनसोल्ड एंड इफ इट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम हिम बाय एनी अदर पर्सन बाय द नोटिस ऑफ द ट्रस्ट बाय सच पर्सन. पर्टिकुलरली यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि वो पर्सन अगर उसको ले रहा है तो वो किसी और के हाथों में जा सकती है, इससे पहले वो उसको ट्रांसफर करा लेगा, उसको ट्रस्ट के नाम पे करा लेगा, फिर उसके बाद जो उसकी लायबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट पे वो क्लेम कर सकता है उसके अगेंस्ट कि रीइंबर्स कराया जाए जो भी इसको ब्रीच हुआ है ट्रस्ट का, जो भी ड्यूटीज फुलफिल गई है ना. तो ये बात स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा है सेक्शन 62 में. क्या कह रहा है, रॉन्गफुल परचेज बाय द ट्रस्टी, ठीक है ना. नेक्स्ट जो अगला राइट है वो है राइट इन केस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी.
अब राइट इन केस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी में क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि सेक्शन 66 प्रोवाइड्स दैट वेयर द ट्रस्टी wrongfully mingles मतलब मिश्रण कर दिया, मिश्रित कर दिया, क्या कर दिया, मिला दिया, दो प्रॉपर्टीज को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो मिला दी गई संपत्ति पे अधिकार का क्या काम होगा, क्या अधिकार होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 66 प्रोवाइड्स दैट वेयर द ट्रस्टी wrongfully mingles the trust property with his own, the beneficiary is entitled to a charge on the whole fund for the amount due to him। मतलब क्या कह रहा है कि जो पैसा ट्रस्ट प्रॉपर्टी में ट्रस्ट मनी है उस पे जितना चार्ज होगा उस पूरे चार्ज का जो मेन जिम्मेदारी होगी वो बेनिफिशियरी की हो जाएगी, ठीक है। कह रहे हैं अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी को मिक्सअप कर लिया ट्रस्टी ने, न्यासी ने, ठीक है, तो फिर उस पूरी प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी उसकी जिम्मेदारी किसके पास जाएगी, बेनिफिशियरी के पास जाएगी, ठीक है। पूरा होल फंड जो होगा, वो होल फंड जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए, होल फंड फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम, जितना पैसा बकाया होगा उतना उसके पास रहेगा। ये बात कह रहा है सेक्शन 66 में कि सेक्शन 66 प्रोवाइड्स दैट वेयर द ट्रस्टी wrongfully mingles the trust property with his own, the beneficiary is entitled to charge on the whole fund for the amount due to him, ठीक है। जितना पैसा उसका बकाया होगा उस पूरे पैसे के होल फंड का चार्ज किसके पास चला जाएगा, बेनिफिशियरी के पास चला जाएगा। ये बात हो गई अब तक राइट्स की। क्या क्या राइट्स हमने पढ़े, सबसे पहले क्या बात की थी, सेक्शन 55 की। 55 में क्या बात करता है, रेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहा है सेक्शन 56 में, स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन की, और उसी के पैरा 2 बता रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सेक्शन 57 में, राइट टू इंस्पेक्ट, चौथा राइट है ये, ठीक है। पांचवा राइट क्या है, राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो बेनिफिशियरी है वो अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट कब ट्रांसफर करेगा, इसका प्रोवाइजो हमको पता था मैरिड वुमेन के लिए है। 59 में क्या कह रहा है, जो 6th वाला राइट है वो क्या कह रहा है, राइट टू सू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, सेक्शन 59 में बता रहा है जो ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन के लिए सूट फाइल करेगा और न्यू ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के लिए वो पिटीशन फाइल करेगा। ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 74 में है, देखिए सेक्शन 74 में रूल्स फॉर सिलेक्टिंग न्यू ट्रस्टीज अप्लाई कर रहा है बेनिफिशियरी, यहां पे लिख लीजिए चाहे इसमें, सेक्शन जो इस पे एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट के लिए फाइल करेगा तो सूट फाइल करेगा, यानी वाद दाखिल करेगा, यानी मुकदमा दाखिल करेगा, और जब वो अर्जी दाखिल करेगा तो न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी के लिए करेगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा। वहां पे विदाउट एग्जीक्यूटिंग या विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल सूट है, तो वहां पिटीशन फाइल करेगा सेक्शन 74 में सिर्फ, और यहां पे जो ऑब्वियसली दिया हुआ है 59 पे क्या कह रहा है कि वो सिविल सूट फाइल करेगा। अगला क्या है, राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी, ये सेक्शन 16 बताया गया है। सेक्शन 16 में क्या बताया गया है, राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी के बारे में। इसके एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बताया गया है, हु आर द पर्सन्स हु आर नॉट प्रॉपर ट्रस्टी, सॉरी प्रॉपर पर्सन, है ना। तो कौन कौन नहीं होंगे, अ पर्सन डोमिसाइल्ड अब्रॉड, एन एलियन एनिमी, है ना, कोई दुश्मन, ठीक है ना, या फिर अ पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी की इनकंसिस्टेंसी में उसका खुद का बेनिफिट है। और कौन है, अ पर्सन इंसॉल्वेंट सर्कमस्टेंसेस एंड अनलेस द पर्सनल लॉ ऑफ द बेनिफिशियरीज अलाउज अदरवाइज अ वुमेन मैरिड और माइनर, ठीक है, याद रहेगा ये। तो प्रॉपर पर्सन की जब डिफिनीशन पूछी जाएगी
तो निगेटिव डेफिनेशन ऑलरेडी दी गई है कहां पे, आपके एक्सप्लेनेशन 1 के सेक्शन 60 पे, ठीक है। दे आर नॉट प्रॉपर पर्सन, ठीक है। अब ये जो है कंप्लीट हो गया यहां पे आपका राइट्स। अब बात करेंगे हम लोग लायबिलिटीज की, जो सेक्शन 68 में दी गई है। लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी, लाभार्थी के दायित्व या उसके ऊपर जो जो दायित्व दिए गए हैं वो दायित्व क्या क्या होंगे वो बताया गया सेक्शन 68 में। Section 68 provides that where one of the several beneficiary, कई सारे beneficiaries में से एक, तो Section 68 provides that where one of the several beneficiaries joins in committing breach of trust or knowingly obtains any advantage therefrom without the consent of the other beneficiaries, अगर वो breach of trust Section 3 में जो डिफाइन किया गया है उसमें वो उसके अगेंस्ट में कमिट करने में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर मेंबर्स को ज्वाइन कर रहा है वो, तब उसकी लायबिलिटी क्या है, नोइंगली ऑब्टेन एनी एडवांटेज देयर फ्रॉम विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर बेनिफिशियरीज, जानता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, उसको कोई एडवांटेज मिल रहा है और बिना दूसरे बेनिफिशियरी से उसकी कंसेंट लिए हुए, सहमति लिए हुए, तब becomes aware of the breach of contract, breach of trust committed or intended to be committed and either actually conceals it or does not within a reasonable time take proper steps to protest the interest of other beneficiary। उसे पता था कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने वाला है या फिर उसे पता था वो खुद कर रहा है, उसका इंटेंशन ऑलरेडी था कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, या फिर उसने उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छुपाया, या फिर उसने सही टाइम पे रीजनेबल टाइम पे प्रॉपर स्टेप नहीं लिए ताकि उसके और के सहायक जो साथ में थे लाभार्थी उनकी वो इंटरेस्ट या हित को बचा सके, या फिर जो लास्ट पॉइंट ये कह रहा है he has deceived the trustee, डिसीव मतलब यहां पे धोखा देना क्या है, he has deceived the trustee and thereby induced him to commit breach of trust and other beneficiaries are entitled to have all his beneficial interest impounded as against him and all who claim under him otherwise than as transferee for the consideration without the notice of the breach until the loss caused by the breach has been compensated। ठीक है, ये लायबिलिटी की थी एक तो कि लायबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उतनी वैल्यू उस बेनिफिशियरी को देनी पड़ेगी ट्रस्टी को, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे है, ये सारी लायबिलिटीज वहीं से हैं। वहां पे ट्रस्टी का राइट बन रहा था कि अगर वो पाता है किसी तरीके का ब्रीच हो रहा है यहाँ पे तो वो तुरंत ही उस ब्रीच को जो है रोकने की कोशिश करेगा, और नहीं रोक पाएगा तो जितना भी उसको नुकसान हुआ है, जितना उसे डैमेज हुआ है, जितना उसे इसमें क्षतिपूर्ति हुई है उसका पैसा पूरा लेगा वो, और अगर वो पर्सन जो है वो बेनिफिशियरी है तो उसका इंटरेस्ट जो ट्रस्ट में होगा उतना इंटरेस्ट वो ले लेगा। ठीक है, तो he has deceived the trustee and thereby induced him to commit a breach of trust। The other beneficiaries are entitled to have all the beneficial interest impounded as against him। उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी ने अगर वो बेनिफिट जो उसको मिला था उसके अगेंस्ट पे कुछ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया तो वो सारा जो उसका पर्टिकुलर बेनिफिट है, जो बेनिफिशियरी ने गलत किया उस बेनिफिशियरी का जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अदर बेनिफिशियरी के बीच में। ठीक है, एंड ऑल हु क्लेम अंडर हिम, और उसके आगे उसके अलावा होंगे अगर उसने फर्दर ट्रांसफर किया होगा, जो भी उसके अंडर क्लेम कर रहा है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अदरवाइज देन द ट्रांसफरीज फॉर द कंसीडरेशन विदाउट द नोटिस ऑफ द ब्रीच, उन ट्रांसफरियों को छोड़ के जिनको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में पता नहीं था। ठीक है, जिनको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में पता नहीं था। ठीक है, अंटिल द लॉस, कब तक करेंगे, जब तक
उस ब्रीच का कंपनसेशन पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहां पे ये सेक्शन 68 बात कर रहा है कि प्रॉपरली जब भी वो जो बेनिफिशियरी के ऊपर लायबिलिटी हो, क्या क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी नंबर 1 कि वो जब भी कमिट कर रहा है कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को और वो ज्वाइन कर रहा है, या फिर वो जानबूझ के एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर बेनिफिशियरीज, या फिर वो अवेयर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए उसने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया, प्रॉपर स्टेप नहीं लिया ताकि वो अदर बेनिफिशियरीज की बचा सके इंटरेस्ट को। जब अदर बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को बचा नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंटरेस्ट यहाँ पे तब तक यूज किया जाएगा, तब तक कंपनसेशन दिया जाएगा जब तक वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कंपनसेटेड नहीं हो जाता। ये बात कह रहा है सेक्शन 68 में। ठीक है, सेक्शन 68 में इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, तो एक बार उसका रीड भी कर देते हैं। बेयर एक्ट का प्रोविजन क्या कह रहा है। ठीक है, वो सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, सेक्शन 68 है, वो सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की है, पर इसमें आप जब देखेंगे क्या है, लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी ज्वाइनिंग इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट where one of the several beneficiaries joins in committing breach of trust, knowingly obtain any advantage therefrom without the consent of other beneficiaries, becomes aware of a trust committed or intended to be committed, or either actually conceals it or does not within a reasonable time take proper steps to protect the interest of the other beneficiaries, has deceived the trustee and thereby induced him to commit the breach of trust। ये 4 पॉइंट हुए। इन 4 पॉइंट की जिम्मेदारी में उसके साथ क्या होगा, the other beneficiaries are entitled to have all his beneficial interest impounded as against him and all who claim under him, otherwise then the transfer is for consideration without the notice of breach। जिनको पता नहीं था उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिनको पता नहीं था the transferees who don't have the notice of breach of contract, उनको छोड़ के, until the loss caused by the breach has been compensated। फिर क्या कह रहा है, when the property has been transferred bequeathed for the benefit of a married woman so that she shall not have the power to deprive herself of her beneficial interest, nothing in this section shall apply to such property during a marriage। तो इसका भी एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है मैरिड वुमेन। ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकली आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, क्यों, स्पेसिफिकली नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 58 रीड विद सेक्शन 68, उसके प्रोवाइजो दोनों के सेम है। ठीक है, सेक्शन 58 का प्रोवाइजो और 68 का प्रोवाइजो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे कंप्लीट होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, जिसका बेसिक्स ये पूरा अभी जो हम लोग ने 9 लेक्चर्स में डिस्कस किया था कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है ना, इसका हम लोग ने जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देखा, ट्रस्ट कैसे क्रिएट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर हम लोग ने चैप्टर 3 में लायबिलिटीज डिस्कस की, है ना, फिर उसके बाद पावर्स डिस्कस की चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में उसकी जो है क्या क्या डिसेबिलिटीज थी, चैप्टर 6 में है। चैप्टर 6 में आज हम लोग ने उसके राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी डिस्कस किया। तो एक मेजर पोर्शन ऑफ ट्रस्ट हम लोग ने डिस्कस किया। डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट डिस्कस किया, प्रॉपर पर्सन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, और ऑलरेडी एक सिनॉप्सिस आपके दिमाग में बैठ गई होगी, स्केलेटन आपके दिमाग में आ गया होगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट में है क्या क्या, है ना। कल एक बार बेयर प्रोविजंस के थ्रू होके जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट कल का ये लास्ट होगा। ठीक है ना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की लास्ट क्लास है। बेयर एक्ट प्रोविजन में स्पेसिफिकली हम मार्क करा देंगे कहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो बेयर एक्ट जब आप रीड करेंगे तो इंडेक्स में ही आप मेंशन कर लेंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब लास्ट टाइम आप रीड करेंगे कभी भी तो 1-2 घंटे में भी इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास स्पेसिफिकली केवल बेयर एक्ट प्रोविजन की रहेगी।
तो थोड़ा सा सही रहेगा अगर आप बेयर एक्ट रख के रहेंगे तो। बाकी नोट्स में सफिशिएंट अमाउंट में इंफॉर्मेशन है, पर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी माइनर के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नोट्स में आप लोग को ऑलरेडी इस पर डिस्कस हो चुका है, नोट्स आपके पास है ही है। अपने मेंस के आंसर्स आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, और क्वेश्चंस हम चाहें तो यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर है कुछ ट्रस्ट एक्ट के शेयर कर देंगे आप लोग से ग्रुप में, उन क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिए, एक मॉडल आंसर बना के तैयार कर लीजिए, ताकि वो क्वेश्चंस अगर रिपीट भी होंगे तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। एक बार लिख लेंगे, उसका स्केलेटन माइंड में आपके आ जाएगा, तो आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे बेयर एक्ट के प्रोविजंस को, सिर्फ एक स्केलेटन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम लोग ने चैप्टर 1, 2, 3, 9 तक क्या पढ़ा, और चैप्टर 96 तक हम एक बार कंपाइल कर लेंगे। अभी तक जितना पढ़ा हमने वो हमने एक सीक्वेंस में पढ़ा कि कैसे ट्रस्ट क्रिएट होती है, किस तरह की ट्रस्टें होती हैं, ट्रस्टों के टाइप्स पढ़े। जब ट्रस्ट के टाइप्स पढ़े तो उसमें कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट के अगर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया। चैरिटेबल ट्रस्ट को भी रिलेट करके हमने पढ़ा, अदर इनकम टैक्स से भी, अदर जो स्पेसिफिक रिलीफ है या स्टैंप ड्यूटी से। उसके बाद सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट था 1956 का, उसका टीओएच वाला भी रिलेट करके पढ़ा। तो ट्रस्ट काफी ज्यादा वाइड एरिया है अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके चले। ठीक है, तो हम सिर्फ बेयर एक्ट पे स्टिक रहेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करेंगे। आप लोग अपने मेंस के लिए आंसर्स लिख के कंप्लीट कर सकते हैं अपने नोट्स से। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक मॉडल आंसर आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो वो नोट्स आपके पास है, उन नोट्स से आप लोग आंसर लिखना शुरू करिए और थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहिए। और इसमें कल वाले में क्या होगा, कल वाले में स्पेसिफिकली आपको जो है आपको बता दिया जाएगा कि कैसे बेयर एक्ट प्रोविजन लिखने, इंडेक्स कैसे पढ़ा जाएगा। इंडेक्स में आप लोग कंप्लीट करते चले चलिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो बेयर एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगा लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। थोड़े बहुत ही होंगे, ज्यादा इसमें होंगे नहीं, माइनर है, 96 सेक्शन है। तो कोशिश करेंगे कल इसको कंप्लीट करने के लिए। 96 सेक्शन के गो थ्रू होंगे हम लोग और एक बार देखेंगे कि ऑलरेडी हम लोग ने जो पहले पढ़ा उसका रिवीजन भी हो जाएगा और कल की ये लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखना। ठीक, थैंक यू।